नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बेड़ा बदनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, मुगल वंश का जो शासक हुमायूं था उसको शेर शाह ने कैसे भगा दिया। इसके बाद अब शेर शाह सूरी साम्राज्य का स्थापना करता है। उसी सूरी साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ये देखते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक, तो देखिए, सूरी साम्राज्य जो कि 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक रहा। 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक रहा। इसके जो है यहाँ पर शासन हुआ 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी शेर खां के नाम से, फिर बाद में सूरी मतलब शेर शाह के नाम से, शेर शाह सूरी के नाम से शासन करता है 5 साल। 5 साल तक ये शासन करता है। आइए इसके बारे में, इसका जीवन परिचय कुछ समझते हैं। ये कहाँ से था, कैसे था। तो देखिए, ये अफगान, इसका जो वंशज था वो अफगान से आया था। जैसा कि लोदी जब आ रहे थे तो उस समय लोदी वंश वालों के साथ इसके दादा आए थे। फिर उसके जो है पिताजी यहाँ पर जो हुए, तो इसके पिता का नाम हसन खां था। इसका जन्म जो है 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ था। 1472 ईस्वी में। वैसे तो मत दो हैं, लेकिन आप फैक्ट यही है, लगभग अक्सर किताबों में यही मिलता है। 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ। अब देखिए, इसकी शिक्षा जो है जौनपुर में हुई। शिक्षा जौनपुर में इसलिए हुई, पहले इसके पिता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता हसन खां जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। पिता हसन खां जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 4 शादियां की थी। उन 4 शादियों से उनको 8 लड़कों की प्राप्ति हुई थी, मतलब 8 लड़के उनके थे। उनमें से ये बताया जाता है कि शेर खां था शेर शाह सूरी, इनकी माता सबसे बड़ी थी और ये सबसे बड़े पुत्र के रूप में थे। लेकिन इनके जो पिता हसन खां थे वो अपनी सबसे छोटी मतलब चौथी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उसके पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। नतीजा ये निकलता है कि इनको अपना मतलब अपमान, इनको समझ में आता है कि मेरा अपमान हो रहा है। तो अपमान जब होता है तो इनको मतलब तमाम झेलना पड़ता है। शेर शाह सूरी जी को झेलना पड़ता है परिवार में। जैसे कह लीजिए कि जो सौतेली माँ थी उसके माध्यम से इनका अपमान होता था। जैसे किसी का पिता अगर 2 शादी कर ले और उसमें उसका पिता जो है एक जो सौतेली माँ है उससे ज़्यादा लगाव रखे, मतलब तो उस अगले लड़के का जो है अपमान होता है। उसी प्रकार से इनका भी बहुत अपमान हो रहा था। तो ये जो है शेर शाह सूरी वहाँ से घर से निकल देते हैं, घर छोड़ करके निकल देते हैं। घर छोड़ करके निकल करके ये जौनपुर चले आते हैं। और जौनपुर में बताया जाता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, मतलब इनकी शिक्षा जो है वो कहाँ हुई, जौनपुर। जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं वो चैनल भी इस समय जौनपुर में ही स्थित है। कहने का मतलब जौनपुर से ही एडिटिंग हो रहा है। शिक्षा इनकी जौनपुर। बचपन का नाम इनका फरीद खां था। देखिए, पिता हसन खां जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। आप अब ये समझ गए होंगे कि जौनपुर कैसे गए थे, क्यों गए थे। इनके पिताजी 4 शादी कर लिए थे। नतीजा ये हुआ कि इनके पिताजी चौथी पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगे थे, तो इनका अपमान होने लगा सौतेली माँ और सौतेले भाई से। तो ये छोड़ करके जौनपुर चले आते हैं। यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। अब देखिए आगे, फिर जब यहाँ से ये शिक्षा दीक्षा लेकर के मतलब जौनपुर से शिक्षा दीक्षा लेकर के जाते हैं तो फिर एक बार अपने परिवार में ही जाते हैं,
अपने घर में ही जाते हैं सासाराम। वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वहां रहते हैं, पुनः फिर वही रवैया स्टार्ट हो जाता है, सौतेली माँ सौतेली भाई, सौतेले भाई का कि मतलब एक तरीके से अपमान होना। जब अपमान होना शुरू हो जाता है तो पुनः ये जो है घर छोड़ करके निकल देते हैं। घर छोड़ करके जब निकल देते हैं तो ये चले जाते हैं यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी के यहाँ ये नौकरी कर लेते हैं। नौकरी के रूप में संरक्षक के रूप में इनको रख लिया जाता है। ये वहां जाते हैं। फिर इसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी के यहाँ ये जाकर के नौकरी करने लगते हैं तो होता क्या है कि वहां के कुछ लोग और जो थे ये पहली बात बहुत ही ज्यादा जो है चालाक किस्म के थे, और अपने जवानी में कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर को एक तलवार से एक ही बार में शेर को मार दिया था, जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दिया था। अर्थात बचपन का नाम फरीद खां था, अब इसके बाद इनका नाम क्या हो जाता है, शेर खां हो जाता है। इनका नाम क्या हो जाता है, शेर खां, क्योंकि ये अपने जवानी में उस समय जिस समय बिहार के तत्कालीन शासक, ये भी जान लीजिएगा कि बिहार का कौन सा एरिया था, दक्षिण वाला एरिया था, सासाराम ये वाला एरिया समझ रहे होंगे आप शायद, सासाराम आरा और ये सब दक्षिणी एरिया में आता है। तो दक्षिणी एरिया में थे जो है। अब ये बहार खान लोहानी वहां का शासक था, उसके यहाँ ये जाकर के नौकरी करते हैं संरक्षक के रूप में, मतलब उनके बेटे का संरक्षण करता है। फिर उसमें उस समय शेरशाह सूरी ने एक शेर को, अर्थात अभी शेरशाह सूरी नहीं है, अभी इन्हीं का नाम लेंगे हम, फरीद खां, अर्थात फरीद खां ने एक शेर को तलवार की एक ही बार मारने से उसकी हत्या कर दिया शेर की, जिससे गदगद होकर के सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दे दिया, अर्थात शेर खां के नाम से बुलाया जाने लगा। अब यहीं से इसका नाम शेर खां कुछ देर तक चलता है। आगे इसका देखेंगे कि प्रमुख युद्ध कौन कौन से इसने लड़े। अब देखिए इसमें सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, 2 युद्ध आप पढ़ चुके हैं। सूरजगढ़ वाला शायद अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसको अभी आज बता देंगे। तो पहले युद्ध से पहले आप आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है लोहानी वंश में जब ये जाते हैं, मतलब लोहानी के यहाँ जाते हैं, सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी के यहाँ जब जाते हैं, उनके दरबार में काम करने लगते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ के जो और कुछ लोग थे वो बहार खान लोहानी को भड़काना स्टार्ट करते हैं कि शेर खां बहुत चालाक है, ये जो है कभी भी आपसे आपकी गद्दी छीन सकता है। जिसका नतीजा ये होता है कि बहार खान लोहानी ने इसको मतलब शेर खां को अपने दरबार से निकाल देते हैं, या वे अपने मन से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद बहार खान लोहानी के यहाँ से निकलने के बाद शेर खां सीधे गुस्से में चले जाते हैं मुगल के दरबार में, जहां पर बाबर उस समय शासन कर रहे होते हैं। बाबर के दरबार में जाते हैं तो आप एक युद्ध का नाम सुने होंगे, चंदेरी का युद्ध। उस चंदेरी के युद्ध से इन्होंने जो मुगलों की जो सेना थी, उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा था, उसके बारे में बहुत कुछ जाना, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। तो वहीं पर इन्होंने एक शब्द कहा था, अगर भाग्य यहीं पर जब बाबर के शासन में गए तो वहीं पर कहे थे इन्होंने कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर रहूंगा। इन्होंने ये आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, ये पूछा गया, इसमें नहीं हम लिखे हैं, लेकिन ये चीज आप याद कर लीजिए कि किसने कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। फिर होता क्या है कि जब ये देखते हैं कि बाबर की कुछ नीतियां इनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये चंदेरी के युद्ध से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मुगलों को बाहर निकालना है, तो उसी दौरान इन्होंने ये शब्द कहे थे। तो
फिर क्या होता है कि फिर बाबर की सेना को छोड़ करके, उस सेना से निकल करके ये फिर आ जाते हैं किसके यहाँ, बहार खां लोहानी के यहाँ। बहार खां लोहानी के यहाँ जब आते हैं तो बहार खां लोहानी पुनः इन्हें स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के बाद ये अपने पुत्र जलाल खां का जो है संरक्षक बना देता है, पुनः जलाल खां का संरक्षक बना देता है। फिर देखिए इसके बाद होता क्या है कि जब उसी के दरमियान इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये फिर पुनः लौट के गया था शेर खां इनके दरबार में, सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोदी के दरबार में, तो उस समय सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जब हो गई तो इनकी पत्नी का नाम था दूदू बेगम। इनकी पत्नी का नाम था दूदू बेगम। तो दूदू बेगम से अर्थात दूदू बेगम सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी की विधवा पत्नी थी। अब वो मर चुके हैं तो उनकी पत्नी विधवा हो गई, तो दूदू बेगम से वो शादी कर लेते हैं। कौन? फरीद खां अर्थात शेर खां। जो शेर खां थे वो जो है शादी कर लेते हैं किससे? उनकी चालाक तो था ही, अब सोचा कि अब चलिए इनकी ही पत्नी से शादी कर लेता हूँ। किसके? लोहानी जी के पत्नी से ही हम शादी कर लेंगे तो ये साम्राज्य पूरा हमारा हो जाएगा। तो क्या होता है कि फिर उनसे शादी कर लेता है और वो वाला क्षेत्र पूरा, मतलब दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र पूरा उसके हाथ में हो जाता है, शेर खां के हाथ में। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। फिर जब जो है 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही कहा गया था सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध यही कहा गया था कि सूरजगढ़ के युद्ध से उसने बंगाल क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। अर्थात आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इंडियन मैप यहाँ बनाए थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास केवल करिएगा, ज्यादा बढ़िया तो नहीं बनेगा अभी। मान लीजिए इंडियन मैप हो गया। अब इसमें क्या हुआ, यहां मान लीजिए कि दक्षिणी बिहार था, यहां दक्षिणी बिहार था, इधर भी यूपी वाला क्षेत्र था। अब यहीं मान लीजिए चुनार है, इधर बंगाल है, ठीक है। अब ये जो है यहां से ये बिहार वाला क्षेत्र और ये बंगाल वाला क्षेत्र पूरा ले लिया। अब थोड़ा सा इसका जो है विस्तार हो गया। जब इसने नुसरत शाह को पराजित करके बंगाल वाले क्षेत्र को भी अभिजित कर लिया, तो इसको भी अपने में मिला लिया, इसको भी अपने में मिला लेता है। फिर इसके बाद अब ये चाल चलता है आगे की तरफ। फिर होता क्या है कि 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के किले ताज खां की विधवा, यहाँ पर चुनार है, चुनार में किला था, उस किले के किलेदार थे ताज खां, इनकी भी मृत्यु हो गई उस समय। और इनकी मृत्यु जब हुई थी, इनकी विधवा लाड मालिका से यह शादी कर लेता है। 2 विधवाओं से अब शादी कर चुका है। चालाक था, सोचा कि शादी करेंगे तो वो क्षेत्र हमको मिल जाएगा। फिर लाड मालिका से शादी कर लिया या विवाह कर लिया। लाड मालिका से विवाह करके चुनार का किला पा लिया। अब देखिए उधर दूदू बेगम से शादी करके दक्षिणी बिहार पा लिया था, इधर उनसे शादी, लाड मलिका से शादी करके जो चुनार किले के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी थी, स्त्री थी लाड मलिका, उनसे विवाह कर लिया और ढेर सारी संपत्ति पा गया। अब देखिए ये क्षेत्र आपका बढ़ करके अब ये बिहार लेकर के ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया। अब इसका धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ रहा है। जब इस किले पर इसका कब्जा होता है, अर्थात वो जब शादी करता है इनसे लाड मलिका से, तो इस किले से वो ढेर सारी मात्रा में संपत्ति भी उसे मिलती है, उसे ढेर सारी संपत्ति मिलती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर वो मजबूत हो चुका है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो मजबूत हो चुका है। तो होता क्या है इसके बाद, फिर देखिए अब यहाँ पर मोहम्मद ये हुमायूं जो था, बाबर के बाद जो आया था हुमायूं, अब वो आ चुका होता है, ठीक है, बाद में वो आ चुका होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और कहानी आगे चलेंगे तब बताएंगे।
शेर शाह मलिक मोहम्मद जायसी का समकालीन था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन शेर शाह था। मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन कौन था? शेर शाह। अब देखिए शेर शाह ने, इसके पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब वो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ता है बिहार में पटना के आसपास, चौसा का युद्ध लड़ता है 1539 ईस्वी में, तब वो जो है क्या हो जाता है, वहीं से इसके बाद शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं। कन्नौज के स्थान पर कन्नौज के स्थान पर शेर शाह सूरी ने शेरसूर नामक नगर की स्थापना किया। शेरसूर नामक नगर की स्थापना किया। कन्नौज के स्थान पर शेर शाह सूरी ने शेरसूर नामक नगर की स्थापना किया। अब देखिए यहां से जब ये चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में, तो यहां पर हुमायूं हार जाते हैं और कौन जीत जाता है? हुमायूं के हार जाने के बाद शेर शाह सूरी के नाम से ये जीत जाते हैं। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध जब लड़ा जाता है 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में भी ये जो है जीत जाते हैं। ये क्या होते हैं? जीत जाने के बाद मुगल वंश को अर्थात मुगलों को, जो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरा अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा साथ मित्र रहा, तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग उन्होंने मुगलों को बाहर कर दिया। यहाँ से इस युद्ध के बाद उन्होंने मुगलों को बाहर ही कर दिया। जो कहा था लगभग उसका जो है भाग्य उसका मित्र ही बन गया, सौभाग्य उसका मित्र ही बन गया। तो यहाँ से 1540 ईस्वी में मुगल भारत से बाहर चले जाते हैं, जैसा वो पहले से सोचा था। लगभग 15 वर्षों तक 55 तक यहाँ पर जो है सूरी वंश शासन करता है, लेकिन 5 साल तक ही इनको सौभाग्य मिलता है शासन करने का, शेर शाह सूरी को। बाकी इनके और शासक शासन करते हैं। आगे देखते हैं। अब जब ये हुआ कि जब ये यहाँ से बिलग्राम के युद्ध से मुगलों को बाहर कर दिया, जब मुगलों को बाहर कर दिया तो एक तरीके से दिल्ली की गद्दी पर ये जाकर के आसीन हो गया। दिल्ली की गद्दी पर आसीन तो हो गया, लेकिन इसको डर एक जगह से और था कि राजपूत वंश जो शासन कर रहे थे राजस्थान साइड में, उनसे इनका डर बना हुआ था। ये सोचते थे कि उनसे भी हम थोड़ा सा जो है उनसे कैसे छुटकारा पाए। उनसे छुटकारा पाने के लिए इसने सबसे पहले कुछ जगह धावा बोला, फिर कुछ लोग सरेंडर कर गए। कुछ राजपूत क्षेत्र के जो शासक थे वो सरेंडर कर गए और उनको जो है किला उला दे देते थे। फिर लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिया। उन लोगों में कुछ लोग जैसे एक थे आपके जो है राजपूत क्षेत्र से राय सिंह, इन्होंने रायसीन अभियान के दौरान पूरनमल यहाँ के शासक हुआ करते थे। पूरनमल वहां के शासक हुआ करते थे। वहां पर जाकर के शेर शाह सूरी ने पूरनमल के किले के चारों तरफ घेराबंदी करवा दिया और लगभग काफी दिनों तक ये घेराबंदी रही, लेकिन राजा पूरनमल उस किले से बाहर नहीं निकले। राजा पूरनमल उस किले से बाहर नहीं निकले। ये एक संधि पत्र जारी करता है, कुछ दिनों के बाद ये संधि पत्र जारी करता है, लेकिन राजा पूरनमल को ये विश्वास नहीं होता है इसके ऊपर कि ये विश्वास पात्र नहीं है। हो सकता है क्योंकि इतिहास तो लगभग इसका खराब था ही शुरू से, तो ये सोचते थे कि ये अपनी बात से भी पलट जाएगा। तो इसने कहा कि हम कुरान पर हाथ रख करके कसम खा करके कहता हूं कि मुझे आप केवल किला दे दीजिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और न मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब राजपूतों पर मैं आक्रमण नहीं करूंगा। तो इस संधि के दौरान होता क्या है कि राजपूतों ने इस पर विश्वास कर लिया, अर्थात पूरनमल के जो भी लोग थे उन्होंने विश्वास कर लिया और महल छोड़ करके बाहर चले गए। अब इसने राजपूतों के साथ विश्वासघात किया।
उसमें कुछ इतिहास में थोड़ा सा और कुछ जानकारी मिलती है, उसको तो नहीं बताएंगे। थोड़ा सा इसको समझिए कि राजपूतों ने अपनी महिलाओं को या अपने घर की लड़कियों को खुद ही मार डाला। इससे बचाव के लिए उन्होंने खुद ही मार डाला और बाद में जाकर के राजपूतों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन उसमें भी वो लोग काफी हद तक मारे जाते हैं, परेशान होते हैं। वहां से वो कहानी खत्म हो गई, वो किला भी इसको मिल गया। वहीं पर कहा जाता है, एक चीज और कहा जाता है कि इस किले के जब ये रायसेन अभियान पर गया तो यहाँ पर जब राजा पूरनमल इनके किला जो इनका किला था, इस किले पर जो भी संधि पत्र बना था, उस संधि पत्र के दौरान एक गवाह था कुतुब खां एक गवाह था। इस कुतुब खां गवाह ने जब ये कुरान पर हाथ रख करके ये जो है जब कसम खा रहे थे तो उस समय ये कुतुब खां गवाह वहां पर उपस्थित था। उसको आत्मग्लानि हुई कि ये इतना झूठा मतलब शासक है, और तो उसने क्या किया कि अपनी ही आत्महत्या कर ली कि हमें नहीं जीना है। ऐसा मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ की संधि हुआ, इसके बाद भी ये गलत काम कर रहा है, इनकी लड़कियों के साथ तमाम और इनकी मतलब जो भी महिलाएं हैं उनके साथ धोखाधड़ी किया गया, तमाम चीजें थी उसमें जो है। तो फिर क्या होता है आगे देखिए। फिर इसके बाद अब यहाँ की कहानी तो कुतुब खां रायसीन अभियान वाली कहानी खत्म हो गई और वो किला भी प्राप्त कर लिया। इस किले को जब प्राप्त कर लिया तो फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर एक और जोधपुर साइड में जाता है। अब जोधपुर में मारवाड़ 1544 ईस्वी में मारवाड़ शायद नहीं आ रहा होगा। मारवाड़ 1544 ईस्वी में, ये थोड़ा डीप है, पीसीएस के प्री में आएगा और छोटे एग्जामों में तो लगभग नहीं ही आएगा। मारवाड़ 1544 ईस्वी में राजा मालदेव यहाँ पर थे, शासन कर रहे थे, जो कि जोधपुर वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये धोखेबाज है और इसके साथ कोई संधि बंदी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इससे केवल युद्ध करेंगे। और इस युद्ध का नतीजा ये होता है कि इसमें शेर शाह को वो काफी हद तक परेशान कर देते हैं। जब शेर शाह को काफी हद तक परेशान कर देते हैं तब शेर शाह को वहां से लगा कि शायद मैं ये युद्ध, ये संधि मैं हार सकता हूं। तो उसने क्या किया, जब उसको ये लगा कि ये वाला क्षेत्र हार सकता है, यहाँ के लोग जो है खूब स्ट्रिक्टली खड़े हो गए, हम तुमसे युद्ध करेंगे, युद्ध का निर्णय कर लिया गया। तो यहाँ से इसको ये लगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो लोग जो है संधि करने से इनकार करते हैं और वहां के जो राजपूत शासक थे वो लोहा लेने के लिए तैयार होते हैं और काफी हद तक इसको जो है परेशान कर देते हैं। तो वहीं पर ये एक शब्द और कहा था कि मैं मुट्ठी भर के बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान साम्राज्य खो बैठता। इसने कहा कि मैं अगर इनसे लोहा लेता या इनसे और युद्ध करता या और लड़ाई करता तो मैं मुट्ठी भर के बाजरे के लिए हिंदुस्तान जैसे साम्राज्य को खो देता। इसने उस जगह पर कहा, मारवाड़ वाले युद्ध में जब जो है गया जहां पर संधि करवाने के लिए, तो लड़ाई हो गई। तो 1544 ईस्वी में इसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान जैसे साम्राज्य को खो बैठता। फिर देखिए क्या हुआ कि यहां से मारवाड़ वाले क्षेत्र से अब वहीं पर ये शब्द कहा था कि मुट्ठी भर के बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान जैसे साम्राज्य को खो देता। मारवाड़ वाले जो क्षत्रिय थे उनसे उसका नहीं चल पाया। फिर आगे चलते हैं। अब कहानी तो लगभग आपको बता दिए हैं विस्तृत स्तर से। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखा गया जगह कम थी तो आप मतलब बैक करके फिर से देख सकते हैं उसको, या लिखना हो, नोट्स बनाना हो तो लिख लीजिएगा। अब इसकी शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी खासी थी।
बाद में जितने भी मुगल शासक जैसे अकबर आए थे इसका नकल किए थे कि इतना बढ़िया शासन किया था, इसीलिए आज भी इसको सम्मान दिया जाता है। तो इसने शेर खां का शासन अत्यधिक केंद्रित था, अर्थात यहाँ से आप शेरशाह सूरी कह लीजिए क्योंकि युद्ध ये वाला निपट चुका है। ये चौसा का युद्ध 1539 वाला जो निपट चुका है, ठीक है। करमनासा नदी के किनारे जो हुआ था, कल वाली कहानी में बताया है, पिछली कहानी जाकर देखिएगा। तो इसका जो शासन था वो केंद्रित था, लगभग इसने 47 भागों में सरकारें बांट दी थी, मतलब 47 सरकारें बना दी थी जिसमें अलग अलग अधिकारी होते थे, सिस्टम से पूरा काम होता था, कोई विद्रोह नहीं होने पाता था। तो 47 लगभग जो है सरकारें बना दी जिसमें 1/3 भाग लगान के रूप में सरकार लेती थी, एक तिहाई लगान के रूप में सरकार लेती थी। डाक प्रथा का प्रचलन इन्हीं ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पट्टा प्रथा, काबुलियत प्रथा का प्रचलन भी इन्होंने किया। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदल करके इन्होंने पटना रख दिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि आप जानते हैं पीछे उदयन ने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना, उसका नाम बदल करके पटना इनके द्वारा, शेरशाह के द्वारा, सूरी के द्वारा कर दिया जाता है। अब कहा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया इन्होंने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मतलब NH1 प्लस NH2 को मिला करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो NH1 प्लस NH2 को मिला करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसकी इन्होंने मरम्मत करवाया। अर्थात मौर्यों के द्वारा, जो मौर्य शासक थे उनके द्वारा एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था, बाद में चल करके ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने मरम्मत करवाया था। तो परीक्षाओं में आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या मरम्मत बाद में किसने कराया? तो इन्होंने कराया, शेरशाह सूरी जी ने। रोहतास, अब इनका निर्माण कौन कौन था देख लेते हैं। रोहतासगढ़ का दुर्ग मतलब इन्होंने बनवाया। किला एक कोहना मस्जिद इन्होंने बनवाया का निर्माण कराया। भूमि माप के लिए लेखपाल, जो यूपी लेखपाल की परीक्षा देने वाले हैं वो जान लीजिए, यहाँ से हो सकता है प्रश्न उठ जाए कि भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और संडंडी का प्रयोग किया, 32 अंक वाला सिकंदरी गज और संडंडी का प्रयोग इन्होंने करवाया। किला दीन पनाह जो कि हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, दीन पनाह हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, को तोड़वा करके उसके ध्वंस जो भी अवशेष थे उस पर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया इन्होंने। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण इन्होंने करवाया। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न आएगा कि दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। और किसको तोड़वा करके करवाया था? तो जो दीन पनाह था, किला दीन पनाह, वो हुमायूं द्वारा बनाया गया था, उसी को तोड़वा करके इन्होंने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु के बारे में जो कहा जाता है, इनकी मृत्यु कैसे और कब हुई, तो कहा जाता है कि जो लास्ट वाला अभियान इनका था कालिंजर अभियान के दौरान होता है इनकी मृत्यु। 22 मई 1545 ईस्वी को उक्का नामक आग्नेयास्त्र से इनकी मृत्यु, जो कि पीछे वाले वीडियो में बताया गया था कि विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है इसमें, इस पूरी कहानी समझ लीजिएगा, इसमें पूरा नहीं लिखा गया है कि 1544 ईस्वी में कालिंजर अभियान के तहत 1544 ईस्वी में ये कालिंजर अभियान की तरफ मतलब बुंदेलखंड साइड में जाते हैं। उस अभियान के तहत शासक वहां का कालिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह थे। कीरत सिंह उस समय कालिंजर के शासक थे। कीरत सिंह कालिंजर के शासक थे। तो ये जाता है और वहां कालिंजर किले की जो है घेराबंदी कर लेता है। कालिंजर किले के चारों ओर लगभग 6 महीने तक घेराबंदी किया गया है और राजा कीरत सिंह, शासक कीरत सिंह बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो नतीजा ये होता है कि लगातार देखते देखते ये जब इसको मतलब ऊब जाता है कि वो नहीं निकल रहे हैं, तो इसने आदेश दे दिया कि गोले इस किले की दीवारों पर गोले दागे जाएं। किलों की दीवारों पर गोले दागे जाएं। उसी दौरान किले पर गोले दागे जा रहे थे, तो एक गोला जो है वापस होकर के इनको मतलब वहां जो भी गोला बारूद रखा गया था उसमें जाकर के फट जाता है, जिसकी आग से लपट से ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु
उसमें ये भी कहा जाता है कालिंजर वाला जो अभियान था इनका वो सफल हो जाता है, उसमें जीत भी प्राप्त हो जाती है। तो इस जीत के बाद बड़े प्रेम पूर्वक ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। तो वो समय था 22 मई 1545 ईस्वी को। ये प्रश्न भी आ सकता है कि इनकी मृत्यु किस अभियान के तहत हुई थी। तो कालिंजर के अभियान के तहत। ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय वहां का शासक कौन था, तो कीरत सिंह था। उस समय वहां का शासक कीरत सिंह था और जिस अग्निशास्त्र से इनकी मृत्यु हुई थी उसका नाम था उक्का। उक्का नामक अग्निशास्त्र से इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके मकबरे के बारे में आते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, जो कि झीलों के बीच ऊंचे टीले के रूप में बनाया गया है। झीलों के बीच ऊंचे टीलों के रूप में बनाया गया, टीलों में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो भी बिहार के लोग वीडियो देख रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे कि सासाराम में झीलों के बीच ऊंचे टीले के रूप में इनका जो है मकबरा बनाया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि सासाराम बिहार के जमींदार थे, जो है इनके पिता जो है क्या थे, जमींदार थे। देखिए यहाँ है ना, सासाराम के इनके पिता जमींदार थे। ठीक है, अब इनका उत्तराधिकारी आता है जलाल खान, जो कि इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है और यह एक अयोग्य शासक हो जाता है। लगभग करीब 10 साल तक शासन भी करते हैं ये लोग, इनके वंशज के लोग। तो फिर बाद में जाकर के फिर हुमायूं जो है, जब अकबर पैदा होता है उसके बाद आकर के फिर आक्रमण करता है, फिर भारत की तरफ विजिट कर लेता है। फिर हुमायूं आता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से लुढ़कने के बाद। अब इसके बाद अकबर आता है। तो अकबर के बारे में अगले वीडियो में हम लोग खूब विधिवत पढ़ेंगे। आज जितना भी पढ़ाया गया है, यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी विद्यार्थी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, ताकि आपसे ही हमको एनर्जी मिलती है और ऐसे ही आगे ये चैनल ग्रोथ करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।